So hello everyone. So today we are going to study airport engineering. Okay, airport engineering. और एज वी हैव स्टडीड द रेलवे इंजीनियरिंग, और जैसा कि हमने उसके बेसिक्स तो नहीं पढ़े, बस उसके क्विक रिवीजन ली ताकि जो हमें क्वेश्चन है हमें पता चल जाए कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और एक हमारा ओवरव्यू हो जाए ताकि हम उसके क्वेश्चंस को एक रिवाइज करके सॉल्व कर सकें, राइट। तो वैसे ही आज हम लोग स्टार्ट करना जाएंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले अगर आपको उसके बेसिक्स मालूम है तो आपको पता होगा कि जो उसके कंपोनेंट्स जो है, मैं पूरा डायग्राम तो बना के दिखाऊंगा नहीं। जैसे जो लैंडिंग जब होती है, प्लेन की लैंडिंग होती है, तो उसके ऊपर जो हेडविंग का कंपोनेंट होता है, मतलब दो होते हैं ना, आपको मालूम होगा, एक हेडविंड होता है और एक टेल विंड होता है ना। तो हेडविंड का कंपोनेंट कैसे यूज़ होता है, एक लिफ्ट जनरेट करता है, और जब उसको लैंडिंग होती है जब उसकी, है ना, तो लैंडिंग में क्या होता है, जो हेडविंड का कंपोनेंट होता है, जैसे कोई ये, सॉरी फॉर दिस पुअर डायग्राम, जैसे लैंडिंग हो रही है ना, तो टेल विंड यहाँ पे होगा, टेल विंड, और हेडविंड यहाँ पे होगा। तो उसको जब उतारने के लिए जो हेडविंड होगा ना, वो कंपोनेंट क्या कर रहा है, जनरेट ड्रैग, है ना। सिमिलरली जब टेक ऑफ होगा, ऐसे टेक ऑफ में क्या होगा, जो हेडविंग का कंपोनेंट होगा ना, वो क्या करेगा, जनरेट लिफ्ट, जो कि मतलब जो इनका कंपोनेंट है बेसिकली वो हेल्पफुल है उसकी लैंडिंग के लिए या टेक ऑफ के लिए, क्योंकि लैंडिंग के लिए वो क्या कर रहा है, ड्रैग जनरेट कर रहा है, और टेक ऑफ के लिए वो क्या कर रहा है, लिफ्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस विंड आ जाती है, ठीक है। क्रॉस विंड का क्या होता है, कंपोनेंट होता है विंड का, है ना, और उसका हमें देखना रहता है कि स्मॉल एयरपोर्ट्स के लिए वो 15 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए 35 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इन जनरल 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होते हैं विंडरोज डायग्राम होते हैं, तो विंडरोज जो डायग्राम होते हैं ये किसके लिए होते हैं, DDI, मतलब डायरेक्शन, ड्यूरेशन, और तीसरा इंटेंसिटी, डायरेक्शन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इसके लिए होते हैं विंडरोज डायग्राम होते हैं, है ना। उसके बाद एक और जो चीज़ होती है वो होती है परसेंटेज ऑफ टाइम व्हेन क्रॉस विंड रन्स इन लिमिट, उसको क्या बोलते हैं, विंड कवरेज। और अगर जो विंड स्पीड है वो लेस देन 6.1 किलोमीटर पर आवर हो जाए, उसको हम बोलते हैं काम पीरियड। क्या बोलते हैं, काम पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद, ये तो एक बेसिक हो गया, एक ओवरव्यू हो गया कि हाँ भैया ऐसा होता है कि लैंडिंग में अपना ड्रैग जनरेट हो जाएगा और टेक ऑफ में हमारा लिफ्ट जनरेट हो जाएगा, जिससे जो विंड का कंपोनेंट है, हेडविंग का कंपोनेंट है, वो हेल्पफुल रहेगा उसकी लैंडिंग के लिए या उसका टेक ऑफ के लिए, है ना। और उसके बाद देखा कि हमने विंडरोज डायग्राम में क्या कंपोनेंट्स क्या क्या हेल्पफुल होते हैं, DDI फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और फिर हमने विंड कवरेज देखा और काम पीरियड देखा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है रनवे लेंथ। रनवे लेंथ में सबसे पहले करेक्शंस पे जाने से पहले ना 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन शायद आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि जो इसका फर्स्ट है ना, नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, 2020 के गेट में ये चीज़ आ चुकी है। तो वो क्या होता है, ये नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन में है कि ऐसा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपका क्लियर वे है, ठीक है, और यहाँ पे ये है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है,
और इधर से फिर लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ से वो उड़ गया हवाई जहाज़, ये एरोप्लेन है, ठीक है। ये होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 10.5 मीटर होता है ये। यहाँ से यहाँ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं, और यहाँ से जब इसकी हाइट 10.5 मीटर की हो जाती है उसको बोलते हैं टेक ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। ये डायग्राम का एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इस केस अगर ऐसा नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन है, उस केस में जो आपकी क्लियर वे की लेंथ होती है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 1.15 1/2 1.15 टेक ऑफ डिस्टेंस माइनस 1.15 लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये होना चाहिए, क्लियर वे की लेंथ शुड बी लेस देन 1/2 1.15 टेक ऑफ डिस्टेंस माइनस 1.15 लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन का। उसके बाद जो सेकंड आता है वो हमारा आता है इंजन फेलियर। जो फर्स्ट वाला है वो एग्ज़ाम में आ चुका है। अब मे बी ये इंजन फेलियर कंडीशन आ जाए या नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन आ जाए, वी डोंट नो, है ना। अब इंजन फेलियर में क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या है, इंजन फेल हो गया, तो ये हमारा लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है। तो मतलब जो क्लियर वे के एंड तक ये जो स्टॉप वे है ना, स्टॉप वे क्या होता है, जो पेव्ड एरिया हो जाता है ना, पेव्ड एरिया स्टॉप वे जिसको बोलते हैं, वो यहाँ तक आ गया एयरक्राफ्ट। तो यहाँ से लिफ्ट ऑफ पे उसको ऐसे लिफ्ट होना ही पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ तक उसकी लिफ्ट ऑफ तक एक्सलरेशन होती है, लेकिन फिर इंजन फेल हो गया, फिर डी एक्सलरेशन हो गई, तो तब ये पूरा टेक ऑफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टेक ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। उस केस में जो क्लियर वे की लेंथ है ना वो लेस देन होनी चाहिए 1/2 टेक ऑफ डिस्टेंस माइनस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा है नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन में क्या चीज़ आती है कि ऐसा है, ठीक है, ये है, और ये ऊपर क्या था 10.5 मीटर, लेकिन यहाँ से हम 15 मीटर से लेते हैं, तो यहाँ तक से यहाँ तक उसको नीचे आना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वो होगा एक स्टॉप का मार्क होगा, लेकिन स्टॉप मार्क होगा, ठीक है। तो मतलब ये स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 60% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस, और ओवरऑल लैंडिंग डिस्टेंस होता है इतना, लैंडिंग डिस्टेंस। तो इतना एरिया क्यों रखा है कि कभी वही कोई फेलियर हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, इसलिए इतनी जगह खाली छोड़ी हुई है, ठीक है, कि नॉर्मल लैंडिंग कंडीशंस के लिए कि 60% ऑफ लैंडिंग तक वो लैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़िया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है थोड़ा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो यही कई लोग अगर पढ़ के जाते हैं, कई और कुछ पढ़ते ही नहीं है, वो है डिज़ाइन ऑफ रनवे लेंथ। इसके पहले हम इसकी अजम्पशंस पढ़ लेते हैं कि इसमें अजम्पशंस क्या चीज़ आ जाती हैं। इनमें जो अजम्पशंस हैं वो सबसे पहले ये लेते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि जो रनवे है ना वो हमारा कहाँ पे है, मीन सी लेवल पे है, ठीक है। दूसरा हम लोग जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ रनवे है ना वो हम अज्यूम करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ठीक है। थर्ड हम अज्यूम करते हैं कि जो रनवे है ना वो क्या है, लेवल्ड है, रनवे क्या है, लेवल्ड है। फोर्थ हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है ना वो क्या है, फुली लोडेड है, ठीक है। और जो हम फिफ्थ अजम्पशन लेते हैं वो लेते हैं कि देयर इज नो विंड एट
रनवे, कि रनवे पे कोई विंड नहीं है, ठीक है। तो ये सब हम अजम्पशंस किस पे लेते हैं, बेसिक रनवे लेंथ पे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि ये सब अजम्पशंस पे थोड़ी सी करेक्शंस लगानी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक आइडियल सिनेरियो में ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास उसकी कोई एलिवेशन आ गई है ना, वो मीन सी लेवल पे नहीं हुआ रनवे, कोई एक एलिवेशन पे हुआ, तो क्या करेंगे। कोई उसके अंदर टेम्परेचर का करेक्शन हुआ तो क्या करेंगे, कोई ग्रेडियंट का करेक्शन हुआ तो क्या करेंगे। तो वो सब हम अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे करेक्शन फॉर एलिवेशन। मतलब क्या है कि जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जो एयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। हाइट बढ़ रही है, जो एयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है लेंथ ज़्यादा चाहिए, ताकि लिफ्ट जो है हमें जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ओवर जो है वो लेंथ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी बेसिक रनवे लेंथ की। वो कितनी इंक्रीज़ करनी है हमें, वो करनी है इंक्रीज़, कितना करना है, 7% पर 300 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें क्या लेना है कि जो लेंथ हो जाएगी ना, एलिवेशन लेंथ जो हो जाएगी वो होनी चाहिए बेसिक रनवे लेंथ प्लस 7h/300, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 इंटू बेसिक रनवे लेंथ, ठीक है। ये एलिवेशन लेंथ जो हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास लिखा है कि लैंडिंग हो रही है, कोई रनवे जो हो रहा है लैंडिंग रनवे है, सिर्फ उस पर लैंडिंग हो रही है कई रनवेज पे, उस पर सिर्फ और सिर्फ टेक ओनली एलिवेशन करेक्शन देयर, एलिवेशन करेक्शन देयर, ठीक है। अगर रनवे सिर्फ लैंडिंग रनवे है तो उस पर सिर्फ आप एलिवेशन करेक्शन लीजिए, कोई टेम्परेचर करेक्शन ना लीजिए और कोई ग्रेडियंट करेक्शन ना लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। जो अब क्या है, इसमें हमने 15 डिग्री अज्यूम किया था कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, पर क्योंकि एक हाइट आ गई तो वो हाइट के कारण जो डिक्रीज़ हुआ टेम्परेचर वो लेंगे 0.0065 ऑफ द हाइट, जो भी ऊपर लिया, जो हाइट ली ना कि इतना ऊपर आ गया मीन सी लेवल के, वो वाली, ठीक है। उसके बाद आता है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, वो कितना लेते हैं, T1 प्लस T2 माइनस T1/3, ठीक है। जो T1 है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, T2 है मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, ठीक है। और ये दोनों जो लेते हैं ना, ये किसके लिए लेते हैं, फॉर हॉटेस्ट मंथ, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो चेंज इन टेम्परेचर वो क्या है कि ART माइनस SAT हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज रनवे लेंथ बाय 1 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ऑफ ART ओवर SAT। इसका मतलब क्या है कि जो L टेम्परेचर होगा ना वो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे L एलिवेशन वाला लेंगे, ठीक है, प्लस ART माइनस SAT परसेंटेज ऑफ L एलिवेशन। मतलब इसका क्या है कि हर एक डिग्री जो इनका डिफरेंस है उस पर 1% इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर ये 5 डिग्री है तो 5 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा ऑफ एलिवेशन लेंथ का लेते हैं, ठीक है।
आ गया समझ। और इसके बाद जो एक चीज़ है कि जो करेक्शन इन टेम्परेचर प्लस करेक्शन इन एलिवेशन, ये 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। करेक्शन इन टेम्परेचर प्लस करेक्शन इन एलिवेशन 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। इसमें अभी हम ICO के जो ऊपर यह टेम्परेचर का करेक्शन पड़ा और एलिवेशन करेक्शन पड़ा, वो ICO के हमने रिकमेंडेशन पढ़े। पर अभी FAA के रिकमेंडेशन से अभी पढ़ रहे हैं। FAA के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंक्रीज रनवे लेंथ बाय 20% पर 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। मतलब अगर 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट आ गया, उस पर 20% आप रनवे लेंथ को बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है। इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है? इफेक्टिव ग्रेडियंट है हाईएस्ट एलिवेशन माइनस लोएस्ट एलिवेशन डिवाइडेड बाय रनवे लेंथ करेक्टेड आफ्टर टेम्परेचर एंड एलिवेशन करेक्शन, ठीक है। इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है? हाईएस्ट एलिवेशन माइनस लोएस्ट एलिवेशन अपॉन रनवे करेक्टेड आफ्टर टेम्परेचर एंड एलिवेशन करेक्शन, ठीक है। ये होती है इफेक्टिव ग्रेडियंट होती है। और क्या है इसका जो करेक्शन दी हुई है कि हर 1% जो इफेक्टिव ग्रेडियंट बढ़ता है उस पर हमें कितना लेंथ बढ़ाना है? 20%, ठीक है। ये 3 करेक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपसे हो ही जाएंगे। उसके बाद आ गया एक चीज़ कि ये FAA की अगर रिकमेंडेशन है ले, तो ICAO ने क्या रिकमेंड किया। ICAO ने जो रिकमेंड किया वो हम यूजली यूज़ नहीं करते, हम FAA की रिकमेंडेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ICAO ने बोला कि लार्ज एयरपोर्ट्स हों, अगर लार्ज एयरपोर्ट्स हों उसमें जो ग्रेडियंट है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो स्मॉल होंगे उस पर 2% से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इसलिए ICAO ने बोला कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू 300 मीटर पर 1% ऑफ नेट ग्रेडियंट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस एक आपको ओवरव्यू सा रखना है कि कई बार अगर इसका न्यूमेरिकल आ गया कहीं पे तो बस कि वो नेट ग्रेडियंट दे देंगे तो कहेंगे लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व बताओ अकॉर्डिंग टू ICAO, ठीक है। और स्मॉल एयरपोर्ट्स के लिए क्या है कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू 90 मीटर पर 1% ऑफ नेट ग्रेडियंट, बट it is 75 meter per 1% of net gradient if more than one pair is given। इसका क्या मतलब है ये मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक आपको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। Let me search an example for you guys। हाँ, तो मोर देन 1 पेयर मतलब फॉर एग्जांपल से कि वो कह रहा है कि जो स्मॉल एयरपोर्ट हैज़ एन अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ +0.8% और उसके बाद आ रही है डाउनवर्ड ग्रेडियंट आ रही है 0.9%, और उसके बाद फिर से अपवर्ड ग्रेडियंट आ रही है 0.7%, ठीक है। उसके बाद तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व बताना है। तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, नेट ग्रेडियंट क्या आ रही है
1.7% आ रही है। सेकेंड केस में नेट ग्रेडियंट क्या आ रही है, -0.9, -0.9 सॉरी 0.7, 1.6% है। दोनों ही ये लेस देन 2 हैं, लेस देन 2 होनी चाहिए स्मॉल एयरपोर्ट्स के केस में, है ना। तो इसलिए जो फर्स्ट में क्या आ गई, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व 1 के लिए क्या आ गई, 75 इंटू 1.7, और सेकंड में क्या आ गई, तो दोनों का हम सम कर देंगे, ये हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बस एक ओवरव्यू के लिए बस एक चीज़ ये याद रखनी है कि हाँ, कि लार्ज एयरपोर्ट्स अगर आ गए तो 1.5 से ज़्यादा नहीं उसका ग्रेडियंट होना चाहिए एज़ पर ICO। लेकिन जो FAA है उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि किससे ज़्यादा होना चाहिए किससे कम होना चाहिए, और स्मॉल 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स। और लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज 300 मीटर पर 1% ऑफ नेट ग्रेडियंट, एंड यहाँ पे क्या 75 मीटर पर 1% ऑफ नेट ग्रेडियंट अगर एक से ज़्यादा पेयर हैं, और 90 मीटर अगर एक ही है। ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ टैक्सीवे। डिज़ाइन ऑफ टैक्सीवे, सबसे पहले तो ये चीज़ पता होगी कि टैक्सीवे कुछ ये नहीं है कि जहाँ पे टैक्सी जाए या खुल जाए, ये वो है कि एयरक्राफ्ट लैंड कर गया एक बार, उसके बाद जहाँ से जाएगा कि उसकी जहाँ पे उसकी सर्विसिंग होगी, क्लीनिंग होगी, वॉशिंग होगी, उसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद रेडियस ऑफ टैक्सीवे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। रेडियस ऑफ टैक्सीवे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो 2 केस से हम निकालते हैं और उनका मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, R इज़ इक्वल टू v²/125f, और इसमें ये क्या है, टर्निंग स्पीड इन kmph, और ये है फ्रिक्शन फैक्टर जिसको मोस्टली 0.13 ले लेते हैं। दूसरा जो होता है हॉर्नजेफ अप्रोच उसको बोलते हैं, और वो होता है R इज़ इक्वल टू 0.388 w²/0.5t-s। इनका हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। थर्ड भी होता है, वो बाद में अभी बताता हूँ। और इसमें जो W होता है वो क्या होता है, व्हील बेस की लेंथ होती है। ठीक है, और T होता है विड्थ ऑफ टैक्सीवे होता है, विड्थ ऑफ टैक्सीवे होता है। और ये हम लोग मोस्टली ICO के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, 22.5 मीटर लेते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ व्हील बेस, विड्थ ऑफ टैक्सीवे, और जो S होता है वो होता है 6 प्लस थ्रेड ऑफ लैंडिंग गियर अपॉन 2। ठीक है, 6 प्लस थ्रेड ऑफ लैंडिंग गियर अपॉन 2, तो 0.388 w²/0.5t-s। W is the wheelbase, T is the width of taxiway, and S is equal to 6 plus thread of landing gear upon 2। तो ठीक है, इसके बाद एक जो थर्ड है वो ये हम बोल सकते हैं कि R शुड नॉट बी लेस देन 120 मीटर। अगर हमें दिया हो कि सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, तो शुड नॉट बी लेस देन 120, और शुड नॉट बी लेस देन 180 मीटर अगर हमारे पास क्या हो, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक जो स्मॉल से टॉपिक हैं एक दो, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है गेट कैपेसिटी। गेट कैपेसिटी मतलब कितना कैपेसिटी, मतलब कितने गेट्स है और कितने कैपेसिटी, बेसिकली कैपेसिटी ऑफ द गेट्स टू होल्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या ये कैपेसिटी ऑफ गेट्स टू होल्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स पर यूनिट टाइम।
तो ये होता है गेट कैपेसिटी इज़ मिनिमम ऑफ GI/TI/MI। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा गेट्स होंगे उतनी ज़्यादा गेट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस है। TI है नंबर ऑफ़, ये है GI नंबर ऑफ़ गेट्स, TI है ऑक्यूपेंसी टाइम। अगर कोई एक एयरक्राफ्ट ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो फिर दूसरे को आने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसका गेट कैपेसिटी कम हो जाएगी। MI है मिक्स प्रपोर्शन। और क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, नंबर ऑफ़ गेट्स के होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेटेड मीन ऑफ गेट ऑक्यूपेंसी टाइम। ये ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको, वेटेड मीन ऑफ गेट ऑक्यूपेंसी टाइम। ठीक है, वेटेड मीन ऑफ गेट ऑक्यूपेंसी टाइम। ठीक है, और अगर कभी आपको ऐसा हुआ कि कुछ नहीं दिया, कि उसका नंबर ऑफ़ गेट्स नहीं लिए, तो आप बेझिझक होके एक गेट लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद एक जो है वो चीज़ है स्टेपफोर्ड फार्मूला। स्टेपफोर्ड फार्मूला बोलता है नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर डिमांड डिवाइडेड बाय प्रेजेंट डिमांड प्लस 2। और ये n क्या है, ये प्रेजेंट नंबर ऑफ गेट्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट नंबर ऑफ गेट्स हैं। ये हो गया स्टेपफोर्ड फार्मूला, हो गया कि नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर किसके बराबर हो गए, n-1 इंटू फ्यूचर डिमांड अपॉन प्रेजेंट डिमांड प्लस 2। ठीक है, उसके बाद एक और है कि नंबर ऑफ गेट्स अगर आपको निकालने हैं, वो हो गया रनवे कैपेसिटी। ये लेते हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पर आवर अपॉन 60 इंटू गेट ऑक्यूपेंसी टाइम अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि आने और जाने का दोनों कंसीडर कर लेते हैं, और इसलिए एक एयरक्राफ्ट को हम 2 बार कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 लेना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इतना ही है, मतलब इससे बाहर तो कुछ इसमें है ही नहीं, जो हमने देखा है सब कुछ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए। तब के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए ऐसे ही। ठीक है।